So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next questions of our series that is DC पांडे। देखो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो डिस्कस करा था भाई। अगर आपने वो क्वेश्चन जो है वो नहीं देखा है, ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर देख लें। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आई थिंक वो कॉन्सेप्ट जो है वो जेईई मेंस 2020 के अकॉर्डिंग जो है करवाया गया है। उसमें करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी एक डिफरेंट वे से यूज़ करा गया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। और बाकी सारी वीडियोज़ में भी हमने काफ़ी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस करे हैं। सो एक बार ज़रूर देखें। सो आज हम डिस्कस करेंगे आगे अवर सम नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 47। देखेंगे इसमें क्या कह रहा है आपके पास। 2 इनफाइनाइट प्लेट्स एज शोन इन फिगर हैविंग क्रॉस सेक्शन एंड कैरी ए लैम्डा एम्पेयर्स ऑफ करंट आउट ऑफ द पेज पर यूनिट विड्थ ऑफ द प्लेट। यहाँ पे बोला गया आपके पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, 2 इनफाइनाइट प्लेट्स हैं इवन, जिनमें करंट जो है वो कितना दिया गया है, वो लैम्डा एम्पेयर्स दिया गया है और वो आपकी तरफ आ रहा है। मतलब आउट ऑफ पेज जो है वो करंट जो है वो आपकी तरफ फ्लो कर रहा है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, उस करंट की वजह से जो कि इनफाइनाइट प्लेट्स में फ्लो कर रहा है उनकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P एंड Q। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे आप देखेंगे, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। तो देखिए, आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन जो है वो आपको या तो डायरेक्शन की हेल्प से होंगे या फिर ओनली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रखा है करंट का। क्लियर है। तो देखेंगे आप करंट का डायरेक्शन जो है पहले P पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे एट पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूँगा। किसकी वजह से, इन 2 पैरेलल प्लेट्स की वजह से, इनफाइनाइट प्लेट्स की वजह से। और आपको पता है इनफाइनाइट प्लेट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है दैट इज़ वो कितना रहता है भाई, वो आपके पास रहता है μ0I/2। क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो किसकी फॉर्म में है, वो लैम्डा की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे μ0 λ/2 लिखूँगा सिंपली। क्लियर है। तो आप सबसे पहले ये आपने पढ़ रखा है, थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है आपका, तो ये आपने पढ़ रखा है इतना। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे पॉइंट P पे आपका फील्ड कितना है इसकी, इस प्लेट की वजह से। तो करंट का डायरेक्शन बाहर, अपना थंब जो है बाहर की तरफ रखेंगे, आपकी तरफ करंट आपकी तरफ आ रहा है आउट ऑफ पेज। सो करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है P पॉइंट पे इस तरफ। मतलब जो फील्ड का डायरेक्शन है इस शीट की वजह से, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से, वो कुछ इस डायरेक्शन में है। क्लियर है। अब इस तरीके से देखिए, मतलब इस प्लेट की वजह से देखिए इसका करंट बाहर और अपना आप मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस पॉइंट P के ऊपर इधर की तरफ। क्लियर है, इधर की तरफ आ रहा है भाई। क्लियर है। आपको कर्ल अपना तब तक घुमाना है जब तक वो पॉइंट नहीं आ जाता। तो मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पे इधर की तरफ आ रहा है, तो मैं डायरेक्शन जो है वो कहाँ लिखूँगा भाई, इधर की तरफ। क्लियर है। तो पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपके पास, ध्यान से देखेंगे तो वो कितना आ रहा है, एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है। तो सिंपली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, B1 माइनस B2। इसको आप B1 लिख लीजिए, इसको आप B2 लिख लेंगे। सो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया दैट इज़ इक्वल टू μ0 λ/2 माइनस μ0 λ/2, तो वो 0 के इक्वल आ गया। क्लियर है भाई। ये आपके पास B नेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सो ये आपके पास एट पॉइंट P के ऊपर आ गया। अब सिमिलरली आप पॉइंट Q के ऊपर निकाल लेंगे। देखो पॉइंट Q के ऊपर पहले इसकी वजह से देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो करंट बाहर की तरफ, करंट आपका बाहर की तरफ है तो फील्ड उस डायरेक्शन में है। देखो करंट बाहर, तो अपना कर्ल घुमाएंगे उस पॉइंट P पे, यहाँ पे आ गया मेरा डायरेक्शन, तो उधर फील्ड का डायरेक्शन उधर है, तो मैं कुछ इस डायरेक्शन में घुमाऊँगा। अब इस प्लेट की वजह से देखेंगे आप, करंट आपका बाहर है तो आपका जो पॉइंट है कर्ल घुमाइए अपना इस तरह से, यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है। थंब जो है आपकी तरफ, करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट P का उधर। ठीक है। तो ये भी आपका इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो पॉइंट Q के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास वो सिंपल कितना आएगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं था भाई। तो B इज इक्वल टू
B1 प्लस B2। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप वेक्टोरियल दोनों को ऐड करेंगे। सो म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 प्लस म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 हो गया। सो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, म्यू नॉट लैम्डा। यही आपका इसका आंसर है। क्लियर है? तो ये बड़ा इजी था, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्शन या फिर फॉर्मूला, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ करा है और डायरेक्शन का यूज़ करा है। क्लियर है? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50। देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है आपके पास, ए पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q is equals to 4 microcoulomb and Q dash is equals to minus of 1.50 microcoulomb are moving in a reference frame as shown in the figure. What is the direction of magnetic field? Direction of magnetic field produced at the origin। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इसमें बोला है आपके पास एक फ्रेम शो किया गया है। क्लियर है? उसमें दो चार्जेस है आपके पास, एक तो प्लस Q है, एक माइनस Q है। क्लियर है भाई? ठीक है, जिनका वैल्यू दिया गया आपको 4 माइक्रोकूलम और दूसरा है आपके पास माइनस ऑफ 1.50 माइक्रोकूलम। वो दोनों एक रेफरेंस फ्रेम में कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उस केस में जब चार्ज मूव करेगा तो उनका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, अगर उनका वेलोसिटी आपके पास कुछ इतना दिया है। क्लियर है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बता रखा है कि यहाँ पे जब भी बात डायरेक्शंस की आती है, क्लियर है, मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या फ्रेम की बात आती है तो आप सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा दैट इज़ इक्वल टू, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर का क्यू। ये सभी ने पढ़ा है। इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो इसका जो वैल्यू आएगा मेरे पास Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। भाई इतना मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से लिखा है। वैसे तो आपके पास डायरेक्ट है ये फॉर्मूला, आई का वैल्यू जो रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, डी क्यू ओवर डी टी रहता है आपके पास। क्लियर है? तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे यहाँ पे डी क्यू ओवर डी टी, तो यहाँ पे जो dt है वो यहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। सो dl बाई dt को आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो वो वेलोसिटी आ गया और dq का यहाँ पे हमने q लिख दिया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे अब जो यूज़ करेंगे, देखो वेलोसिटी आपको दे रखा है और r आपको दे रखा है। ध्यान देना है अभी कौन कौन से एक्सिस में है। देखो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का वो कुछ आई कैप में मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो लिखूँगा वैल्यू इसका म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू का वैल्यू आपको दे रखा है पहले, तो मैं 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम जो कि माइक्रो कूलम का वैल्यू है। सो वी वेक्टर का जो वैल्यू लिखेंगे आप देखेंगे जो वी वेक्टर का वैल्यू है वो आई कैप में है। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल जो है वो आई कैप में मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे उसका वेलोसिटी 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड वो आई कैप में लिखूँगा। क्लियर है? आर कैप। अब दूसरा देखिए रेडियस इसका, अब यहाँ से ये आपके पास इसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये इसका आर हो गया आपके पास, डिस्टेंस हो गया इतना, तो वो कितना आ गया 0.30300 हो गया आपके पास, इंटू जे कैप ऊपर वाली डायरेक्शन में है तो मैं यहाँ पे जे कैप लिखूँगा और डिवाइडेड बाय आपके पास आर का क्यू हो गया। क्लियर है भाई? इतना समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसका वैल्यू लिखूंगा म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एक 4 पाई मेरे पास नीचे पड़ा है। ठीक है भाई, एक मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ये तो इतना हो गया यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे आप। अब यहाँ पे देखेंगे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आपने पढ़ा है यहाँ पे भाई। आई क्रॉस जे का जो वैल्यू रहता है कुछ इस तरीके से, आई जे के, आई क्रॉस जे कितना रहता है आपके पास, के कैप रहता है, मल्टीप्लाई में के कैप आ जाएगा, पर इसको मल्टीप्लाई करिए आप 2 इंटू, तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.300 इंटू 10⁵ है यहाँ पे। क्लियर है? इसको आप भाई सॉल्व कर लेंगे
तो आपके पास रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है सॉल्व करने में। ठीक है, कैलकुलेशन है ओनली, सॉल्व हो जाना चाहिए मुझे लग रहा है। तो ये आगे आपके पास कहाँ पे जो जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैं गलत लिख गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। प्लस क्यू चार्ज की वजह से सिमिलरली आपको माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालना है। तो जस्ट आपको क्यू की जगह पे यहाँ पे माइनस क्यू पुट करना है, जो कि वैल्यू कितना है, माइनस का 1.50 माइक्रोकूलम। क्लियर है, फॉर्मूला यही है, कैलकुलेशन है भाई, और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पे जो क्यू की जगह पे क्या पुट करूँगा, यहाँ पे इस बार माइनस का क्यू पुट करूँगा, और वो वैल्यू आपको दे रखा है। और वो कितना है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है मेरे पास b इक्वल टू माइनस ऑफ 1.50 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। माइक्रोकूलम का जो वैल्यू है वो यही है। क्लियर है, और साथ में μ0/4πb है, और आगे है माइनस। क्लियर है। अब v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, v वेक्टर का जो वैल्यू देखेंगे आप वेलोसिटी का, वो ये है आपके पास इस बार 8 इंटू 10⁵ इंटू जे कैप है, ऊपर की तरफ है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जे कैप लिखूँगा। क्रॉस आर कैप का वैल्यू देखेंगे, आर का जो वैल्यू है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू इसका, आर का जो वैल्यू है 0.400 आई कैप। क्लियर है, समझ आ गया होगा। और नीचे फिर से 0.400 का क्यूब हो गया आपके पास। अब आप फिर से आई क्रॉस जे तो के होता है, बट यहाँ पे हम जे क्रॉस आई चल रहे हैं, तो माइनस का के आ जाएगा, माइनस का के हो जाएगा। एक माइनस बाहर पड़ा है ये वाला, तो माइनस माइनस यहाँ पे जो वैल्यू आएगा प्लस में हो जाएगा। सो μ0/4π, μ0 का भी आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 4π इंटू 10⁻⁻7 हो गया, 1.50 इंटू 10⁻⁻6। ये तो यहाँ तक का आ गया आपके पास। क्लियर है। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास के कैप है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 0.400 इंटू 10⁵5 के कैप। ये आपके पास इसका जो वैल्यू आया है 0.40 का क्यूब हो गया। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। तो यहीं तक था, कैलकुलेशन है भाई, आगे और ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। मेनली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था इन दोनों चार्जेस की वजह से। क्लियर है। सो ये था इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो अभी डिस्कस करेंगे हम। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपके पास, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर ए बी फ्री टू मूव इन ए वर्टिकल प्लेन कैरीज ए स्टेडी करंट ऑफ 20 एम्पेयर। उसमें बोला है कि आपके पास एक ए बी जो है वो लॉन्ग एक वायर है। आप लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बताया था, इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है तो यहाँ पे। ठीक है, तो एक वो हॉरिजॉन्टल वायर है जो कि आपके पास फ्री टू मूव है। ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन में, और उसके ऊपर जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें वो कितना है, 20 एम्पेयर है। मतलब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 20 एम्पेयर है, और वो इक्विलिब्रियम में है, इज़ इन इक्विलिब्रियम एट ए हाइट 0.01 मीटर ओवर अनदर पैरेलल लॉन्ग वायर CD ऑफ 30 एम्पेयर करंट। बोल दे रहा है, सिंपल सी बात है। एक वायर है AB जो कि इनफाइनाइट वायर है, और वो कितनी हाइट के ऊपर, एक 0.01 मीटर हाइट के ऊपर इक्विलिब्रियम में है एक CD वायर के साथ, जिसमें 30 एम्पेयर जो है वो करंट जो है दे रखा है। क्लियर है। उसके बाद बोल दे रहा है शो दैट व्हेन AB इज डिप्रेस्ड, जैसे ही आप AB को डिप्रेस करते हैं, इट एग्जीक्यूट SHM फाइंड द पीरियड्स ऑफ मोशन। जैसे ही आप थोड़ा सा डिप्रेस करेंगे तो उस केस में वो SHM परफॉर्म करेगा, और जब SHM परफॉर्म करेगा तो उस केस में आपको उसका पीरियड ऑफ मोशन जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं आप। SHM वाला जो क्वेश्चन है एक डिफरेंट मेथड है उसका, सेम ही है, आप हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, आपका जो स्टार्टिंग रहेगा उस क्वेश्चन का, जब भी SHM फाइंड आउट करना रहेगा तो उसका एक ही वे है सॉल्व करने का। क्लियर है।
तो वो ये है कि आपको ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है हमेशा स्टार्टिंग से पहले, दैट इज़ एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग करना रहेगा भाई। हर क्वेश्चन में जब भी आपको SHM का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो आपको ये वाला कैलकुलेशन जो है सॉल्व करना रहेगा, इस इक्वेशन से स्टार्टिंग करना रहेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो SHM का जनरल इक्वेशन रहता है वो मैं आपको बता दूँ कुछ इस तरीके का रहता है। या तो F इज इक्वल टू KX आप प्रूव करते हैं, दूसरा आप पढ़ते हैं यहाँ पे A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों इक्वेशंस में से आप दोनों कोई भी बना सकते हैं, इनमें से एक लेके, दोनों SHM को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स भी आ रहा है F इज इक्वल टू KX, और दूसरा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है आपके पास। क्लियर है, तो इसीलिए आपको इस इक्वेशन का यूज़ करना है हमेशा जब भी SHM प्रूव करने के लिए आपको बात करेगा। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसमें बोला है 2 वायर्स हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट वायर्स हैं और वो दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। कोई भी 2 वायर जब भी इक्विलिब्रियम में रहती है तो उनमें जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है आपके पास, F इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R। क्लियर है, तो पहले तो ये फोर्स लगता है जब भी 2 वायर्स आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये, यहाँ पे आपके पास F नेट इज इक्वल टू MA दिया है, यहाँ पे ये F नेट है। F नेट का मतलब यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ 2 फोर्सेज रही होंगी। क्लियर है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इसने बोला भी है कि जैसे ही आप थोड़ा सा इस वायर को डिप्रेस करेंगे, ठीक है, तब वो SHM जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। मतलब आप ऐसा मानिए कि यहाँ पे आपने सपोज कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ से उसको डिप्रेस कर दिया, X वैल्यू तक आपने उसको डिप्रेस कर दिया। क्लियर है, जितना डिप्रेस करा, पहले इसका डिस्टेंस कितना था यहाँ से, ये R था, अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस एक्स हो गया भाई। क्लियर है, तो आपके पास जो F नेट आएगा वो कितना आएगा इस बार, एक तो जो पहले फोर्स था और उसके बाद उसमें से आपने माइनस कर देंगे आप R माइनस एक्स वाला। तो मतलब जो F नेट का वैल्यू आया मेरे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R, एक पहले वाला था, और उसके बाद जो आपने उसको डिप्रेस करने के बाद आया दैट इज़ 2 I1 I2 4 पाई R माइनस एक्स। क्लियर है, और आपको एक और बात बता दूं, जब भी आप यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पे आप मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं। क्लियर है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई बाहर आ गया 1 बाई R माइनस 1 बाई R माइनस एक्स। इस टर्म को मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ भाई, कुछ भी आप टर्म लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लैम्डा इंटू ए लिख रहा हूँ। क्लियर है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो टर्म आएगा दैट इज़ म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2, तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए। इस टर्म का जब एलसीएम लेंगे तो R इंटू R माइनस एक्स, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ R यहाँ पे है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे R माइनस एक्स और माइनस का R, तो ये इससे कटेगा, ये इससे जो है कैंसिल हो जाएगा भाई। क्लियर है, तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 I2 इंटू R माइनस एक्स का यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए। समझ आ गया होगा भाई यहाँ तक। क्लियर है, बड़ा अच्छा सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखेंगे इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया मेरे पास म्यू नॉट, ये माइनस का टर्म आ गया आपके पास, माइनस ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 I2 ओवर R इंटू R माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए। क्लियर है, यहाँ तक वैल्यू आ गया। अब आपके पास, अब अगर मान लें हम कि यहाँ पे जो R का वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब x जो है बहुत बहुत कम डिप्रेस हुआ है। क्लियर है,
ठीक है। और आर का वैल्यू आप ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा है उस एक्स से, तो यहाँ पे ये जो आर है आपके पास ये ज़्यादा हो जाएगा और एक्स जो है उससे निगलेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर आप मान लें सपोज इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन एक्स, मतलब जो आर है वो एक्स से ज़्यादा है, एक्स जो है बहुत कम है, तो एक्स जो है यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएगा। सो देन वी गेट माइनस ऑफ म्यू नॉट 2I1I2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ से टर्म जो है वो कैंसिल हो गया, लैम्डा इंटू ए, ये आपके पास टर्म आ गया। क्लियर है। अब आप इसको कैसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2I1I2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई लैम्डा इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो भाई, ये वाला जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये किसके एक प्रोपोर्शनलिटी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस है। सो ए इज प्रोपोर्शनैलिटी टू एक्स, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन था। सो ए इज प्रोपोर्शनैलिटी टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे माइनस भी है। मतलब कहने का कि ये जो टर्म आया आपके पास, ये वाला ये टर्म जो आया मेरे पास, ये किसके इक्वल आ गया भाई, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, जो वैल्यू आया है मेरे पास इतना हो गया। तो अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आया मेरे पास, ये कितना आ गया, ये मेरे पास भाई जो वैल्यू आया म्यू नॉट 2I1I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई लैम्डा स्क्वायर, इतना ही है। क्लियर है। इसका आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से ये मेरे पास रूट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये ओमेगा का वैल्यू आ गया भाई। ठीक है, क्योंकि अब ये इक्वेशन जो है सिंपल ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है, तो मेरे पास वहाँ से ओमेगा इतना निकल के आ गया यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक जो है टर्म जो है ये नोट कर लेता हूँ। अब मेरे को आगे फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, इतना हो गया। अब आपको सोचना है कि यार ओमेगा आ गया। अब ध्यान से देखो, तो जो वैल्यू रहता है इसका वो मैं क्या पुट करता हूँ टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड ऑफ मोशन जो रहता है वो ये रहता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू है इसका ओमेगा का सिंपली पुट कर सकता हूँ। तो जो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा मेरे पास, ये t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये वाली जो टर्म है सारी ये ऊपर चली जाएंगी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू लैम्डा भी था भाई यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट 2I1I2, इतना हो गया। क्लियर है। तो अब ये वैल्यू आपके पास आ चुका है। अब हमने ओमेगा का वैल्यू पुट करा है भाई, और कुछ नहीं करा है सिंपली। अब आप देखो यहाँ तक टाइम पीरियड हो गया आपके पास, ये t इज इक्वल 2 पाई इंटू, बट यहाँ पे आपके पास ध्यान देंगे तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास r भी है, म्यू नॉट का वैल्यू आप 4 पाई पुट कर लेंगे, I1I2 भी पुट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे लैम्डा नहीं है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे इसने एक कंडीशन दिया आपके पास, फॉर इन इक्विलिब्रियम, जब भी बात इक्विलिब्रियम की आती है, ये वायर जो है AB ये इस CD के साथ इक्विलिब्रियम में कब रहेगा भाई, जब यहाँ पे नीचे लगने वाला G जो है ऊपर इसके बराबर फोर्स पे होगा। जितना नीचे फोर्स लगेगा उतना ही ये यहाँ पे F के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब F इज इक्वल टू mg होगा। और हमें पता है इक्विलिब्रियम में जो फोर्स लगता है दैट इज़ म्यू नॉट 2I1I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई r है। और यहाँ पे हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ है। तो मैं इस टर्म को फिर से क्या लिखूँगा, इस टर्म को मैं फिर से यहाँ पे लैम्डा लिखूँगा भाई। क्लियर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया म्यू नॉट 2I1I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई r दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जी हो गया भाई। अब आप यहाँ से इसका जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाल लेंगे लैम्डा का। सो जो वैल्यू आएगा म्यू नॉट इंटू 2I1I2
डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू जी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये कुछ इसमें आप पुट करेंगे, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पुट करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ t इक्वल टू 2 पाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू जो लैम्डा का वैल्यू है वो कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू हाँ जो लैम्डा का वैल्यू है ये है मेरे पास 2i1 i2 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे पहले ही था एक 2i1 i2, ये वाला पहले ही था, और साथ में आपका जो वैल्यू आया यहाँ पे 4 पाई r इंटू जी। क्लियर है भाई, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और ये म्यू नोट से ये म्यू नोट कैंसिल हो गया, और i1 i2 से i1 i2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 गया, और ये एक r से एक r चला गया। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो गया, 2 पाई अंडर रूट r ओवर जी। अब इसमें आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे r का, 2 पाई का वैल्यू रखेंगे आप 3.14, और r का वैल्यू यहाँ पे मेरे को दिया है 0.01 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से याद रखें, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको एक ही इक्वेशन से स्टार्ट करना है, दैट इज़ एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वहाँ से क्या पता आपको एक्सेलरेशन को लिखना पड़े d2x बाई dt स्क्वायर, या फिर d2v बाई dt स्क्वायर, और या फिर आपको एफ नेट का कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़े। आगे डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करी गई थी, तो हमने दो फोर्सेस को इक्वल रखा है, दोनों को माइनस करा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि आप उसको डिप्रेस करते हैं, तो इसीलिए हमने एफ नेट निकाल के करा है। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको एफ नेट निकाल के ही वो क्वेश्चन करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं, आपको कुछ और कंडीशंस भी दिए जा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग जो है वो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से ही होगा। क्लियर है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन से हमारा देखेंगे 53 क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेवल 1 का आखिरी क्वेश्चन है भाई। इसमें देखेंगे 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए 25 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वायर सी। मतलब ये 3 लॉन्ग वायर्स दी गई हैं। वैसे भी जब भी आपको बात लॉन्ग वायर्स मतलब कुछ ऐसी वायर्स दिखाई दें तो आपको सिंपली एक ही फॉर्मूला याद करना है जिसका आपको यूज़ होगा, दैट इज़ F इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i1 i2 डिवाइडेड बाय r। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस वायर C के ऊपर इन दोनों वायर्स की वजह से कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है, ये पैरेलल वायर्स हैं, तो पैरेलल वायर्स का कॉन्सेप्ट ही आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गाइस देखेंगे तो सबसे पहले वायर C की वजह से इसके ऊपर इस D वायर की वजह से C के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। क्लियर है। अब इसका डायरेक्शन देखिए, अब इसका डायरेक्शन जो है करंट ऊपर है, तो इसके ऊपर जो डायरेक्शन लग रहा है वो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो जो फोर्स लगेगा वो कुछ अंदर की तरफ है। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे अंदर का साइन जो है यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और फोर्स का जो वैल्यू लिखूँगा मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 2i1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 है, और i2 का वैल्यू कितना है 10 है, और डिवाइडेड बाई r का यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गया आपके पास। डिस्टेंस हो गया 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप यहाँ पे एफ ऑफ सी डी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली कैलकुलेट फोर्स ऑन जी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू जी के कारण कितना फोर्स लग रहा है। अब देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो जो फोर्स लगेगा वो आपके पास बाहर की तरफ लग रहा है भाई। क्लियर है, ठीक है। करंट ऊपर, फोर्स का डायरेक्शन बाहर, तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखूँगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 इंटू, फिर से आपके पास i1 कितना है इस बार 20 है, और i2 कितना है 10 है, डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है। अब इसका जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। क्लियर है।
तो सिंपली जो आपके पास एफ नेट आएगा वो क्या करेंगे आप, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे। ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये पास में है तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा इस सी वायर के ऊपर डी का वो ज़्यादा रहेगा। सो माइनस करेंगे आप सी डी में से सी ऑफ जी। तो मैं यहाँ पे सिंपली म्यू नॉट ओवर 4 पाई को तो बाहर निकाल लूँगा, 2 को भी बाहर निकाल लूँगा और 10 को भी बाहर निकाल लूँगा। क्लियर है भाई, ठीक है। और आर का वैल्यू जो आपके पास अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 30/3 हो जाएगा। 30/3 माइनस ऑफ 20/5 आ जाएगा भाई। क्लियर है। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो आ जाएगा म्यू नॉट से म्यू नॉट आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एलसीएम लेंगे और यहाँ से 4 पाई से 4 पाई मैं यहाँ पे कट करूँगा तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे इसको आप काटेंगे 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सो 10 - 4 हो जाएगा इससे। तो जो आपके पास ये फोर्स आ गया वो कुछ इस डायरेक्शन में आया जो कि अंदर रहेगा, क्योंकि आपके पास जो ज़्यादा वाला फोर्स था वो इन्वर्स था। क्लियर है। तो यही है जो क्वेश्चन जो है लेवल 1 के वो भी पूरा हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे, अभी कोशिश करेंगे किस तरीके से क्या करना है। बट पहले हम जो मैग्नेटिक फील्ड वाले हैं वही सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम जो और मैग्नेटिज्म के आते हैं जैसे कि वो परमिएबिलिटी, डायामैग्नेटिज्म, कुछ इस तरीके के रहते हैं क्वेश्चन, वो हम अलग से सेपरेटली उसको करेंगे। पहले जो चल रहा है कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का उसी को ही डिस्कस करेंगे।